तो जो मैंने अभी कहा कि मैंने पाया गेस्ट पेपर बनाते समय कि जो भी हम यहां पढ़ा रहे हैं कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ही नहीं रहा है और सारी थ्योरी वहीं से आ रही, कुछ भी नहीं छूट रहा है। आप विश्वास कीजिए, और विश्वास के लिए एक काम और कर सकते हैं कि सन 2022 जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म वाला था वहां के पेपर उठाइए और इस थ्योरी से मैच कीजिए, वहां से लगाकर 2023 तक जो पेपर आए हैं आपको बिल्कुल प्रूफ मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। हां, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस वो तो अलग ही चीज है, कॉन्सेप्ट वाइज कि कुछ पहचान नहीं पा रहे हो वो नहीं छूटेगा। तो थ्योरी बहुत कायदे से पढ़िए, बहुत अच्छी चीज है। अब मैंने आपका टॉपिक आज का लिया है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब आपको मालूम है कि वेरिएबल्स और फंक्शंस को किसी क्लास के अंदर रैपिंग करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, इट कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन में वो जो दोनों चीजें बंद की जाती हैं वो किसके अंदर बंद की जाती हैं? क्लास के अंदर। तो यहां पे देखिए इनकैप्सुलेशन में आपका सिलेबस है एक्सेस स्पेसिफायर, इट्स स्कोप, विजिबिलिटी, और एक्सेस स्पेसिफायर में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं सिलेबस के हिसाब चल रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूं, हर जगह मैंने टॉपिक में सिलेबस कवर किया है। विजिबिलिटी रूल फॉर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक के बारे में, और स्कोप ऑफ वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में जानना, आर्गुमेंट वेरिएबल या लोकल, चार तरीके के वेरिएबल होते हैं फंक्शन प्रोग्रामिंग में, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, आर्गुमेंट यानी गोल वाले ब्रैकेट में जो वेरिएबल होते हैं, और लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहां पे लिखा है व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। जावा प्रोवाइड्स एंटिटीज कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खाली जावा ही थोड़ी ना है, और भी है, सी प्लस प्लस भी है। तो पहले उसको एक्सेस स्पेसिफायर नाम से ही जाना जाता था। जावा ने उस वर्ड को बदलकर एक्सेस मॉडिफायर कर दिया, लेकिन बुक्स में या कहीं भी आप देखोगे तो एक्सेस स्पेसिफायर कहीं लिखा हुआ मिलता है और कहीं एक्सेस मॉडिफायर लिखा हुआ मिलता है। तो दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज ना होना, थोड़ा सा अंतर है लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेस स्पेसिफायर दैट हेल्प्स अस, ये क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर एक एंटिटी है जावा की, दैट हेल्प अस टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप और विजिबिलिटी ऑफ पैकेज। कितनी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है? स्कोप का मतलब यहां पे बता दें, जैसे इस रूम में आप लोग बैठे हो तो ये रूम की जो वॉल्स बनी है, दीवारें हैं, ये आपके इस रूम का स्कोप है, यानी कि इसके बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम, और अंदर वाला अंदर को जान सकता है कि क्या हो रहा है, ये स्कोप होता है। तो वहां पर प्रोग्रामिंग में स्कोप क्या होता है? करली ब्रैकेट, किसी भी करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट मेन कौन कौन से होते हैं? क्लास का करली ब्रैकेट होता है, पीएसवीएम का करली ब्रैकेट होता है, और आपका जो है इफ एल्स या लूप, इनका करली ब्रैकेट होता है, और आपका फंक्शन का करली ब्रैकेट होता है। तो इतने तरीके करली ब्रैकेट हैं, इसके लिए स्कोप भी इतने तरीके का हो रहा है। तो स्कोप में क्या क्या आ जाता है? रिस्ट्रिक्शन में कि पैकेज का रिस्ट्रिक्शन, कि पैकेज एक प्रोग्राम में यूज हो रहा है दूसरे प्रोग्राम में नहीं यूज करवाना है, क्लास का रिस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रक्टर का रिस्ट्रिक्शन, मेथड यानी फंक्शन का रिस्ट्रिक्शन, वेरिएबल का रिस्ट्रिक्शन, और अदर डेटा मेंबर्स। These access modifier are also called visibility specifier कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, what are access modifier, होता क्या है। तो access modifier are keyword used to specify the declared accessibility of member or a type। तो access modifier क्या बताया गया? ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हम जान रहे हैं, और ये स्पेसिफाई करते हैं कि कोई भी वेरिएबल, फंक्शन, जितनी भी चीजें हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो जहां डिक्लेयर की गई हैं उसका जो भी स्कोप है कि वो कहां तक यूज हो सकता है उसको रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक, उसके बाद जो है एक्सेस मॉडिफायर सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में चीजें बंद की जाती है ना, तो बंद जब की जाती हैं तो इसका मतलब बाहरी चीजों से वो हम बचा रहे हैं उनको, या बाहर जैसे जो भी है वो ये चीज जो इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं नहीं देख पा रहा है, तो इनकैप्सुलेशन उसी को कहते हैं। तो इनकैप्सुलेशन विच प्रमोट द आइडिया ऑफ हाइडिंग फंक्शनैलिटी।
तो डेटा हाइडिंग के लिए हम लोग अब्स्ट्रैक्शन यूज कर देते हैं, लेकिन रियल में वो इनकैप्सुलेशन का फीचर है। डेटा हाइडिंग इनकैप्सुलेशन का फीचर है। फिर एक्सेस मॉडिफायर अलाउज यू टू डिफाइन हु डज और डजंट हैव एक्सेस टू सर्टेन फीचर्स। एक्सेस स्पेसिफायर से हम लोग ये डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा फंक्शन कहां यूज हो सकता है और कहां यूज नहीं किया जा सकता है, कहां एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ये मेन फीचर्स है इसका एक्सेस स्पेसिफायर का। फिर उसके बाद अब जावा में 4 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर पाए जाते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ये तो कीवर्ड के रूप में पाए जाते हैं, और डिफॉल्ट का मतलब होता है जब आपने ना पब्लिक लगाया, ना प्राइवेट लगाया, ना प्रोटेक्टेड लगाया, तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर माना जाता है। उसके लिए कोई कीवर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया है, कीवर्ड कोई नहीं है, बस कुछ पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड में से नहीं लगाया तो उसको डिफॉल्ट मानते हैं। और इसका, लेकिन इसका काम है इन लोगों से थोड़ा सा डिफर भी है, किसी से सिमिलर है कुछ मामले में और किसी से डिफर है कुछ मामलों में। तो ये 4 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर आपके जावा प्रोवाइड करता है। अब एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड 3 तरीके के होते हैं, तो ये पॉइंट आपके काम आएंगे। जैसे कि आपने जब आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें 2 क्वेश्चन कॉमन रूप से आए सामने, लीस्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल या फंक्शन और मोस्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल या फंक्शन। तो लीस्ट का मतलब था प्राइवेट और मोस्ट का मतलब था पब्लिक। पब्लिक। और नॉर्मली देखा जाए, क्योंकि आपके कोर्स में इनहेरिटेंस है नहीं और इनहेरिटेंस में ही प्रोटेक्टेड यूज होता है, इसलिए प्रोटेक्टेड का नहीं पूछा जाएगा, आपका प्राइवेट और पब्लिक का ही ज्यादातर पूछा जाएगा। तो देखो यहां पर इनका फीचर्स क्या है। यहां पर प्राइवेट के बारे में कहा गया यूज फॉर मोस्ट इंस्टेंस वेरिएबल, यानी इंस्टेंस वेरिएबल मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल यूज किए जाते हैं उन ग्लोबल वेरिएबल के सबके साथ में यूज किया जाता है। जैसे कि प्राइवेट आईएनटी ए, प्राइवेट आईएनटी बी, प्राइवेट फ्लोट सी, ऐसे करके। तो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनके साथ पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड यूज होता है, तो इसमें प्राइवेट बता रहे हैं यूज किया जाता है। और फिर प्राइवेट वेरिएबल आर वेरिएबल एंड मेथड आर एक्सेसिबल ओनली टू मेथड ऑफ द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। ये लाइन ही आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट वेरिएबल हो या मेथड हो, वो वही उनका स्कोप वही होता है जहां पर वो डिक्लेयर किए गए हैं। उससे और डिक्लेयर कहां किए गए होंगे, किसी ना किसी कर्ली ब्रैकेट में। अब वो कर्ली ब्रैकेट चाहे क्लास का हो चाहे मेथड का हो, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो जहां वो डिक्लेयर किए गए उसके बाहर वो जा नहीं सकते या एक्सेस नहीं किए जा सकते। फिर उसके बाद डिक्लेयरिंग इंस्टेंस वेरिएबल प्राइवेट इज नोन एज डेटा हाइडिंग। इंस्टेंस वेरिएबल जहां डिक्लेयर करते हो, अगर तुमने प्राइवेट लगाया है इसका मतलब तुम उस वेरिएबल को उसी क्लास के अंदर तो यूज करना चाहते हो, लेकिन क्लास से बाहर नहीं जाने देना चाहते हो। इसी को डेटा हाइडिंग कहा जाता है। हाँ हाँ, हाउ डेटा हाइडिंग डिफर फ्रॉम इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग में थोड़ा सा अंतर है। इनकैप्सुलेशन तो हाइड कर ही रहा है, यानी कि डेटा मेंबर और फंक्शंस को अपने अंदर बंद किए हुए, इसका मतलब वो छुपाए हुए है। लेकिन ये जो इस एक्सेस स्पेसिफायर में अगर हम प्राइवेट लगा देते हैं, इनकैप्सुलेशन करते समय ही ग्लोबल वेरिएबल में हम अगर प्राइवेट लगा देते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि वो इनहेरिटेंस का यूज करते समय किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो वो डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है, मतलब स्पेशली प्राइवेट के लिए डेटा हाइडिंग। प्राइवेट का यूज करके हम लोग डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं इनहेरिटेंस में, एक क्लास के अंदर नहीं, इनहेरिटेंस में। एक क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शन जो है वो प्राइवेट डिक्लेयर करो तब भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि अब इसका हम एग्जांपल भी आपको दिए दे रहे हैं। जैसे कि आपके पापा का फोन है या आपके पापा का मोबाइल है या आपके पापा का पर्स है, वो क्या है, सिक्योर प्राइवेट है। उसको सिर्फ क्लास का मतलब उस फैमिली मेंबर जो है के अलावा कोई नहीं छू सकता है। जैसे उनका मोबाइल है तो उनका बच्चा तो यूज कर ही सकता है, या उनकी जो वाइफ है वो यूज कर सकती है, वो प्योर रूप से प्राइवेट है।
लेकिन वो उस घर के लिए एक्सेसिबल है। तो ऐसे ही किसी वेरिएबल फंक्शन को अगर किसी एक क्लास के अंदर प्राइवेट डिक्लेयर कर रखा है तो अपनी क्लास में तो यूज हो ही जाएगा, लेकिन पड़ोसी वाला जो है दूसरी क्लास, वो हमारे पापा का मोबाइल यूज नहीं कर सकती। ये प्राइवेट का मतलब हो गया, ठीक है। उसके बाद अब पब्लिक पे आ जाओ। पब्लिक में बताया गया एक्सपोजेस वेरिएबल और मेथड आउटसाइड द क्लास, अपनी क्लास से बाहर। अगर किसी वेरिएबल या मेथड को, फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर कर रखा है तो अपने उसमें तो यूज हो ही सकता है वो, लेकिन क्लास से बाहर भी वो यूज हो सकता है, कराया जा सकता है। उसके बाद डिक्लेयरिंग पब्लिक मेथड इज नोन एज डिफाइनिंग द क्लास पब्लिक इंटरफेस। इंटरफेस 12th का टॉपिक है। मतलब पब्लिक का मतलब उसको पब्लिक डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब वो अपनी क्लास में यूज हो सकता है और क्लास से बाहर भी यूज हो सकता है। अब इसका एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में वो हर सरकारी या गवर्नमेंट थिंग्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल है पीसीओ चलते थे, तो पीसीओ में जिसको मर्जी आए पैसा डाल ले, अपना बात करे, लेकिन क्या उसका फोन है वो? नहीं, लेकिन फिर भी वो यूज कर रहा है। तो ऐसे जितनी भी आप अपने सराउंडिंग में ऐसी चीजें जो जैसे कोई सरकारी गेस्ट हाउस है, जैसे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बना है, सरकारी है, लेकिन जो चाहे उसको बुक करा के और अपना समझ के एक रात के लिए, एक दिन के लिए यूज कर सकता है, इसका मतलब वो पब्लिक है। तो पब्लिक अपनी क्लास में यूज हो सकता है और क्लास से बाहर भी जा सकता है, ये बताया गया। फिर अब ये बीच में बचा प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड के बारे में कहा गया, इसका भी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस, मतलब ये बिल्कुल जो प्राइवेट होता है वो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस होता है, ये लिस्ट एक्सेस होता है, और ये लिमिटेड एक्सेस यानी कि है तो ये भी लिस्ट, लेकिन कुछ मामले में इसमें छूट दे रखी है। अब देखो यहां पे देखो, प्रोवाइड एक्सेस टू सब क्लास, ये इसका नया मीनिंग है प्रोटेक्टेड, बट नॉट टू द क्लासेस आउटसाइड द पैकेज। अब देखो, पब्लिक समझ लिया, प्राइवेट समझ लिया, प्रोटेक्टेड समझाते हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब हुआ कि प्रोटेक्टेड भी एज अ प्राइवेट ही माना जाता है। ध्यान देना, प्रोटेक्टेड को भी प्राइवेट ही माना जाता है। एग्जांपल करो, लेकिन फिर भी उसका कुछ एक्सेस बाहर जाता है। कैसे? जैसे हमारा फोन जो है ये प्राइवेट है, हमारा फोन प्राइवेट है, लेकिन अगर हमारा कोई जानने वाला है, जैसे कि आप लोग, क्लास एंड होने के बाद कोई बच्चा हमसे कहता है सर घर पे एक कॉल कर दीजिए पेरेंट्स को कि ले लें आकर हमें यहां पर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना प्राइवेट फोन भी उनको दे देते हैं, और वो हमारा प्राइवेट फोन है लेकिन फिर भी वो अपना समझ के उसको कॉल कर लेते हैं। तो प्राइवेट चीजों को अगर पब्लिकली परमिशन देने पर एक्सेस करवाया जा सके तो वो प्रोटेक्टेड हो जाता है प्राइवेट चीजों को। तो यहां पर हमारा फोन, जैसे हमने आपको, या जैसे कि कई मामले में देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे फंसे हुए हैं और कोई लेने आना चाहिए था, नहीं आया, और उनके पास फोन नहीं है, कोई लेडी है उनके पास फोन नहीं है, तो किसी से भी वो कह देती भैया एक कॉल करना है और घर से बात कर लेने दीजिए, तो वो अपनी प्राइवेट चीज फोन उनको दे रहा है और वो अपने कॉल करके काम चला ले रहे हैं। तो यानी कि विश्वास पे, अब जैसे यहां पे हमने कहा था जानने वालों को, तो जानने वालों को ही रखो। अब यहां पर क्या है कि जैसे दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी, तो क्लास ए को हमने इनहेरिट करा दिया क्लास बी में एक्सटेंड कीवर्ड से, जोड़ दिया आपस में। तो अब क्लास ए की जो प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि प्राइवेट तो कहीं जा ही नहीं सकता, लेकिन अगर प्राइवेट को प्रोटेक्टेड बनाकर यूज किया जाए तो वो बाहर जा सकता है। तो अगर हमने इनहेरिट करा रखा है प्रोटेक्टेड के रूप में, यानी प्रोटेक्टेड INTA, जैसे प्राइवेट INTA होता है वो तो जा ही नहीं सकता कहीं, और प्रोटेक्टेड INTA लिखा है, तो वो अगर हमने बी क्लास में इनहेरिट कर रखा है तो यानी ए वेरिएबल बी क्लास में हम यूज कर सकते हैं बिना डिक्लेयर किए। बिना डिक्लेयर किए, ये खास बात कि यानी आपको फोन खरीदने की जरूरत नहीं कॉल करने के लिए, आपने हमसे रिक्वेस्ट की और हमने आपको अपना प्राइवेट फोन दे दिया प्रोटेक्टेड के, यानी जानने वालों तरीके से, तो ये आपका प्रोटेक्टेड हो गया। तो यहां पे अगर कोई जानने वाला है, और जानने वाले इन द सेंस हमने कहा इनहेरिटेंस में जब दो क्लास जोड़ी जाती हैं, सब क्लास, तो सब क्लास में अगर कोई वेरिएबल जा सकता है या फंक्शन जा सकता है तो वो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर होगा, तभी जा सकता है। और या पब्लिक तो सबके लिए है।
हाँ अभी दिखाते हैं, और डिफरेंशिएट यही है जो अभी बताया है, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब जरा देखो यहां एक्सेसिबिलिटी वाली बात थी ना, लीस्ट और मोस्ट, तो देखो ये चार्ट दिया गया है, इससे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि लीस्ट एक्सेसिबिलिटी और मोस्ट एक्सेसिबिलिटी किसकी है। तो यहां पे देखो सबसे नंबर 1 पे क्या है, प्राइवेट, फिर आपका डिफॉल्ट आता है, ये सीक्वेंस याद रखना थोड़ा सा, प्राइवेट, डिफॉल्ट, और उसके बाद प्रोटेक्टेड और फिर पब्लिक। तो प्राइवेट में इधर ध्यान दो, प्राइवेट में क्या है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, यानी ये कोई नहीं यूज कर सकता, और डिफॉल्ट में उससे थोड़ा कम है, लेकिन डिफॉल्ट प्राइवेट जैसा ही वर्क कर रहा है, और फिर उसके बाद थोड़ा कम प्रोटेक्टेड, और सबसे ज्यादा कम, हाँ, तो ये मोस्ट एक्सेसिबल है और ये लीस्ट एक्सेसिबल है, ये वर्डिंग आपको याद रखनी है। और चार्ट समझ ही रहे होगे, यहां पर देखो ये हर एक तरफ जा रहा है, ये लाल की तरफ जा रहा है, लाल की तरफ जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन बढ़ रही है, और हर एक तरफ जा रहा है, इसका रिस्ट्रिक्शन कम हो रही है। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो रहा है? यस सर। फिलहाल मुझे बहुत खुशी हो रही है इस टाइप की क्लास ये बनाकर कि इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपको क्वेश्चंस रटने की जरूरत नहीं है कि एमसीक्यू कितने देखोगे, हजारों लाखों हैं, लेकिन अगर ये बात जान गए तो आपको एक ही स्लाइड से हम 4 तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए ये थ्योरी की क्लासेस बहुत कायदे से जरूर करना। अब मैंने वो जो लिखा था थोड़ा सा अलग से भी बताने की कोशिश की है, ये तो प्राइवेट के बारे में, ठीक है, एक बार प्राइवेट पढ़ लिया था, इसको खाली पढ़ देते हैं, कोई नई चीज अगर है तो उसको समझा दें आपको, ठीक है। प्राइवेट के बारे में देखिए, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इन जावा कैन अप्लाई टू, वेरिएबल पे अप्लाई किया जा सकता है प्राइवेट, मेथड पे, कंस्ट्रक्टर पे, और आपका इनर। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया था, नॉर्मली सुनने में मिलता है कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट पब्लिक में एक्सेस किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक में डिक्लेयर करना चाहिए, साफ साफ लिखवाया है हमने कंस्ट्रक्टर में, लेकिन पब्लिक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट में भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ये एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ गया था, वासवी याद है आपको? हाँ सर। तो प्राइवेट में भी कंस्ट्रक्टर को तो उसमें आप कंफ्यूज हुई थी कि ये तो आपने कहा था पब्लिक, ये तो प्राइवेट में भी लिखा हुआ है, तो हाँ ये सर, देखो आपने पॉइंट बताया साफ था। साफ है, इस वजह से ही था। और इनर क्लास बट नॉट आउटर क्लास, दैट इज क्लास इटसेल्फ, अपनी क्लास के अलावा प्राइवेट कहीं और एक्सेस नहीं किया जा सकता, बस ये इसकी मेन लाइन है। द इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी प्राइवेट बट अ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी प्राइवेट। लोकल वेरिएबल प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड नहीं होते, इंस्टेंस वेरिएबल पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते हैं, या क्लास वेरिएबल कह सकते हैं वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी ग्लोबल वेरिएबल की बात हो रही है। हाँ और क्या, ये एसेशन रीजन वाला जो क्वेश्चन है ऐसी लाइन दे देंगे ऐसी सेम लाइन, दो ये एसेशन में रख दें और ये रीजन में रख दें, है ना? सर हाँ सर अगर इनहेरिटेड क्लास प्राइवेट हो और बेस क्लास पब्लिक हो तो वो ले सकता है चीजें बेस क्लास से? देखो, आपने कहा इनहेरिटेड क्लास यानी सब क्लास प्राइवेट है, तो सब क्लास आगे नहीं जा सकती, लेकिन बेस क्लास प्राइवेट नहीं है तो वो तो सब क्लास में आ ही सकती है। ओके सर। फिर प्रोटेक्टेड और पब्लिक, प्राइवेट अभी देख लिया, प्रोटेक्टेड फिर से एक बार देख लेते हैं कि कोई पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए मैं अलग अलग स्लाइड में बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर कैन बी एक्सेसिबल विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली, मतलब अपने पैकेज या क्लास में यूज हो सकता है और आउटसाइड द पैकेज या आउटसाइड द क्लास में भी यूज हो सकता है, लेकिन दोनों क्लासेस जुड़ी होनी चाहिए, इनहेरिटेड होनी चाहिए। प्रोटेक्टेड मतलब इनहेरिटेंस समझ लो सीधे सीधे, ठीक है। और इट कैन बी अप्लाइड ऑन द डेटा मेंबर, कहां कहां डेटा मेंबर पे अप्लाई किया जा सकता है, यानी वेरिएबल्स पे लगाया जा सकता है प्रोटेक्टेड, मेथड पे लगाया जा सकता है और कंस्ट्रक्टर पे लगाया जा सकता है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन क्लास, क्लास के साथ में जैसे कि क्लास एक्स वाई जेड, तो प्रोटेक्टेड क्लास एक्स वाई जेड नहीं लिखा जा सकता, ये इन्होंने बता दिया, तो ये अलग पॉइंट है ना। और वो प्राइवेट लगाया जा सकता है, ये प्रोटेक्टेड के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि प्रोटेक्टेड को दूसरी क्लास में इनहेरिट होना है, इसलिए मना कर रहे हैं। फिर उसके बाद पब्लिक में देख लो, द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, पीसीओ पब्लिक टेलीफोन बूथ, इट हैज द widest scope among all other modifier,
अभी आपको एक चार्ट दिखाएंगे, वो सब बता देता है, अगर उसको थोड़ा सा याद कर पाए। ये देखिए आ गया चार्ट आपका। अब आप तो सिर्फ एक क्लास बनाते हो ना, जबकि जावा तो बहुत वाइड है। तो उसको देखो, समझने की कोशिश करो। वेरिएबल, फंक्शन, वेरिएबल और फंक्शन, वेरिएबल मतलब ग्लोबल वेरिएबल, और फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, तीन चार चीजों के लिए जहां पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लगाया जा सकता है, उनमें देखो क्या है, सेम पैकेज में लगाना है या अदर पैकेज में लगाना है। सेम पैकेज में लगाना है या अदर पैकेज में लगाना। पहले पूरी चार्ट को देखने की कोशिश ना करो, सेम पैकेज में लगाना है या अदर पैकेज में लगाना है। अब सेम पैकेज में सेम क्लास में लगाना है, सब क्लास में लगाना है, और नॉन सब क्लास, नॉन सब क्लास मतलब इनहेरिट नहीं है लेकिन फिर भी उस प्रोग्राम में है वो क्लास। यहां पे देखो डिफरेंट पैकेज में सब क्लास या नॉन सब क्लास। पैकेज यानी कि आपके प्रोग्राम के बाहर कोई दूसरी फाइल बनी पड़ी है, वो भी आपको जोड़ी जा सकती है आपकी फाइल के द्वारा। तो आप जरा यहां पे समझते हैं। वैसे आपका इतना बड़ा स्कोप है नहीं, आपको खाली प्राइवेट और पब्लिक से ही मतलब है। तो यहां पे सबसे अच्छा है आप खाली ये देख लो कहां क्या नहीं हो सकता है, बाकी तो सब हरा ही है। जहां नहीं हो सकता उस पर देख लो। तो प्राइवेट वेरिएबल में देख लो, ये जो भी लिखा है, तो प्राइवेट वेरिएबल देखो, अपनी क्लास में प्राइवेट वेरिएबल यूज हो सकते हैं, अपनी क्लास में वेरिएबल हो, फंक्शन हो, जो भी है अपनी क्लास में, लेकिन सब क्लास में नहीं यूज हो सकते, नॉन सब क्लास में नहीं यूज हो सकते, और आउटर पैकेज की सब क्लास में नहीं यूज हो सकते, आउटर पैकेज की नॉन सब क्लास में नहीं यूज हो सकते। सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन देखो, अभी हमने चार्ट के थ्रू दिखाया था, प्राइवेट का ही है। फिर उसके बाद प्राइवेट के बाद अब प्रोटेक्टेड, अब पब्लिक मैंने छोड़ रखा है क्योंकि पब्लिक तो सभी हरा है ना। फिर प्रोटेक्टेड में देखिए, प्रोटेक्टेड जो है अपनी क्लास में यूज हो सकता है, और अगर इनहेरिट कर दिया गया है दो क्लासेस को तो सब क्लास में भी यूज हो सकता है। और नॉन सब क्लास यानी कि वो पैकेज का तो हिस्सा है लेकिन वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो नॉन सब क्लास में भी प्रोटेक्टेड यूज हो सकता है। और अदर पैकेज का जो सब क्लास है, अगर दो पैकेज जोड़े गए हैं आपस में, तो अदर पैकेज का जो सब क्लास है उसमें भी ये यूज हो सकता है लेकिन अदर पैकेज का जो नॉन सब क्लास है उसमें नहीं यूज किया जा सकता। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं, खाली सब क्लास तक का आप अपना याद रखिए कि अपनी क्लास में और सब क्लास दोनों में जा सकता है। बाकी पैकेज वाला जहां कहीं पॉइंट है वो एक्स्ट्रा में है, ठीक। फिर डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट को दिखाया नहीं जाता है, तो डिफॉल्ट अब इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो डिफॉल्ट थोड़ा सा अलग कैसे है, क्या है। डिफॉल्ट अपनी क्लास में यूज हो सकता है, डिफॉल्ट सब क्लास यानी इनहेरिटेड क्लास में यूज हो सकता है, और डिफॉल्ट नॉन सब क्लास में भी यूज हो सकता है, लेकिन अदर पैकेज की सब क्लास या नॉन सब क्लास में यूज नहीं हो सकता। इतना खाली डिफरेंस है जो आप देख पा रहे हो, यानी कि प्रोटेक्टेड से एक कम, और पब्लिक तो ओवरऑल एक्सेस है। बच्चों यहां पर इस चार्ट में सब कुछ कह दिया गया है, इसके अलावा कुछ और है नहीं, समझ पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि और भी चीजें हैं बताने के लिए। अब आप हेडिंग आती है स्कोप ऑफ वेरिएबल, इसको जान दो, वो मैं बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूं। स्कोप ऑफ वेरिएबल, देखिए स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर है कोई वेरिएबल या वो उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज हो सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता है। तो देखो जावा अलाउज वेरिएबल टू बी डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट को ही ब्लॉक स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ब्लॉक डिफाइंस, ब्लॉक क्या बताता है, स्कोप बताता है। अब स्कोप का मतलब क्या हो गया, ईच टाइम स्टेटिंग अ न्यू ब्लॉक न्यू स्कोप क्रिएटेड, जब जब आप नया कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मतलब नया स्कोप बन रहा है, और उसके अंदर जो भी डिक्लेयर करोगे वो उसका स्कोप वेयर दे आर डिक्लेयर्ड, जहां डिक्लेयर है वहीं पे उसका स्कोप हो गया जब जब नया कर्ली ब्रैकेट खोलोगे। फिर उसके बाद जनरली टू टाइप ऑफ स्कोप डिफाइंड बाय क्लासेस और मेथड, क्लास का कर्ली ब्रैकेट खुलता है तो वो उसका अपना एक स्कोप हो गया,
और जो फंक्शन उसके अंदर बनाते हो, वॉइड इनपुट, वॉइड कंप्यूट, वॉइड डिस्प्ले, तो हर फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट खुलता है, इसका मतलब उसका भी अपना एक स्कोप है। फिर उसके बाद अब दूसरा है आपका वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ स्कोप आर नॉट विजिबल आउटसाइड। जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं वो उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज हो सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। स्कोप कैन बी नेस्टेड, स्कोप नेस्टेड हो सकता है, जैसे कि नेस्टेड इफ है, तो इफ के अंदर इफ लगाते हो तो इफ, पहली इफ का भी कर्ली ब्रैकेट है और दूसरी इफ का भी कर्ली ब्रैकेट है, तो नेस्टेड स्कोप भी हो सकता है। तो यहां पर इसको कहने का सेंस ये है कि जैसे आपने एक इफ लगाई और उसके अंदर आपने कर्ली ब्रैकेट खोला और इंट ए डिक्लेयर कर दिया, और फिर आपने यहां पर एक और इफ लगाई और इसका भी कर्ली ब्रैकेट खोला, और फिर अब आप ये वाला ए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ना, तो यहां तो ये यूज हो ही सकता है, और साथ साथ नेस्टेड स्कोप है, तो ये ए जो है एसओपीएलएन में यहां मैंने लिख दिया, तो यानी कि यहां भी यूज हो सकता है। इसका स्कोप ये है और इसका स्कोप ये है, तो ये वेरिएबल, अच्छा यहां पे भी एक वेरिएबल लिख लें, मान लीजिए बी, तो अब देखो, तो आप समझना ये ए जो है लिखा है, ये इसके कर्ली ब्रैकेट में कहीं भी यूज हो सकता है। फिर उसके बाद यहां पर हम दिखा रहे हैं कि ये ए यहां देखो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी यूज हो रहा है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद हमने यहां पे बी दिखाया, बी इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज हुआ है, तो वो यहां हम यूज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर एसओपी बी लिखोगे तो क्या होगा सर एरर। एरर आएगी। कहा जाएगा वेरिएबल बी कैन नॉट बी फाइंड या कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल वेरिएबल बी। तो ये आपका हमने यहां यूज कर लिया, डिक्लेयर कहां है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और यूज हम बी को बाहर कर रहे हैं, तो ये एरर दिखा देगा, वेरिएबल बी कैन नॉट बी फाइंड। तो ये स्कोप नेस्टेड स्कोप में आता है। उसके बाद स्कोप के रूल्स क्या हैं, वैसे ये जो बोल रहे हैं यही सब रूल्स हैं, लेकिन थोड़े लिखे हुए भी देख लो जो आपके काम आएंगे। पहला देखिए स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब किसी पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर है वो लोकल वेरिएबल, जैसे फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो आपके लोकल वेरिएबल होते हैं। तो देखिए फ्रॉम डिक्लेरेशन टू एंड ऑफ कोड ब्लॉक, कोई भी कर्ली ब्रैकेट खोला और जहां पे वो एंड हो रहा है, for a local variable declared inside the in the initialization section for of a for loop, this is the entire loop। क्या कहा जा रहा है, जैसे कि कोई फॉर लूप आपने लिखा फॉर INT A और कर्ली ब्रैकेट खोला बंद किया, तो कह रहे हैं किसी फॉर लूप के अंदर अगर आपने कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका स्कोप ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर वो कहीं भी यूज हो सकता है, इसके बाहर नहीं जाता, क्योंकि ये वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर किया, फॉर के अंदर डिक्लेयर किया गया है। अगर यही वेरिएबल इससे बाहर होता, यहां INT B होता, तो वो यहां भी यूज होगा और इसके बाहर भी यहां पर INT B यूज हो जाएगा, लेकिन A नहीं जा सकता बाहर। फिर देखिए स्कोप ऑफ पैरामीटर, जैसे कोई फंक्शन बनाया void कैल और इसमें INT A, INT B, कर्ली ब्रैकेट खोला, वर्किंग की, तो ये ए बी इसके अंदर तो यूज होंगे लेकिन इससे बाहर यूज नहीं होते। ये पैरामीटर के लिए बता दिया। स्कोप कहां कहां यूज होता है ये बताया जा रहा है। स्कोप ऑफ फील्ड आर द इंटायर बॉडी ऑफ द क्लास। रिस्ट्रिक्शन स्टैटिक मेंबर, अब यहां पे ये पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, स्टैटिक मेंबर मेथड्स हैव नो डायरेक्ट एक्सेस टू इंस्टेंस वेरिएबल। जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं या स्टैटिक फंक्शन होते हैं वो नॉन स्टैटिक के अंदर यूज करना मना किया गया ना, नहीं स्टैटिक तो यूज हो जाते हैं नॉन स्टैटिक में। हाँ हाँ, स्टैटिक मेथड हैव नो डायरेक्ट एक्सेस टू इंस्टेंस फील्ड। इंस्टेंस फील्ड मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। जितने भी स्टैटिक वाले वेरिएबल या फंक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं किए जाते हैं। वो किससे एक्सेस होते हैं, क्लास से, क्लास के नाम से वो एक्सेस होते हैं, या डायरेक्टली एक्सेस कर लो लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होते हैं। ये उसमें स्टैटिक वाले में पढ़ाया है बहुत कायदे से। बस
खेल सारा इतना है जो तुमको हम बार बार समझाते रहते हैं। एक बार हमने पढ़ाया है, एक बार अगर आप अपने आप पढ़ लोगे तो रट जाएगा, लेकिन आप एक ही बार हमसे खाली पढ़े थे, दोबारा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, बस यही कमी है और कहीं कोई कमी नहीं है। समझ लेना इस की पॉइंट को। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की जा रही है कि लाइफ टाइम वेरिएबल क्या है और स्कोप ऑफ वेरिएबल के हिसाब से क्या माना जाता है। ठीक है, क्लियर? देखिए वेरिएबल तीन तरीके के यहां पे दिखाए। आर्गुमेंट वेरिएबल हटा दिया गया, तीन तरीके के वेरिएबल दिखाया, क्योंकि आर्गुमेंट वेरिएबल लोकल वेरिएबल ही होता है। ठीक है, बस वो फंक्शन के गोल वाले ब्रैकेट में होता है, इसलिए उसको आर्गुमेंट वेरिएबल बोल दिया जाता है, वरना वो फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा तब भी लोकल वेरिएबल। तो आर्गुमेंट वेरिएबल हटाकर सीधे लोकल वेरिएबल ही कह दिया गया। तो तीन तरीके के वेरिएबल होगा, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप अगर ध्यान दें, हाँ ये हटा नहीं, ओके। देखिए इंस्टेंस वेरिएबल जिसमें स्टैटिक नहीं लगता, फंक्शन प्रोग्रामिंग में क्लास का कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल में स्टैटिक नहीं लगता, क्लास वेरिएबल में स्टैटिक लगता है, और लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, सब पता है। तो देखो इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप क्या है, ऑल थ्रू द क्लास एक्सेप्ट द स्टैटिक मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक मेथड को छोड़कर बाकी पूरी क्लास में उसका एक्सेस होता है। अब यहां पे ये पॉइंट भूल रहे हो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है क्या कि इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक मेथड में नहीं यूज हो सकते। अगर यूज करना है तो हमने बताया था क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक फंक्शन में यूज हो सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड में यूज कब होंगे, नहीं हो सकते। पहली बात तो ये, अगर हो सकते हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज हो सकते हैं। तो यहां पे थ्रू इसीलिए वो नॉट कह दिया गया, एक्सेप्ट स्टैटिक मेथड्स। इंस्टेंस वेरिएबल बात हो रही है। और लाइफ टाइम क्या है, अंटिल द ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन द मेमोरी। जब आप फंक्शन क्लास का प्रोग्रामिंग करते हो फंक्शन प्रोग्रामिंग में, तो जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो कब तक जिंदा रहते हैं, जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में वर्क करवा रहा है। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ वो खत्म हो गए। फिर यहां आप देखो क्लास वेरिएबल जिसके साथ स्टैटिक लगाया जाता है, ऑल थ्रू द क्लास। चाहे नॉन स्टैटिक फंक्शन हो तब भी क्लास वेरिएबल यूज हो पा रहे हैं, स्टैटिक फंक्शन हो तब भी क्लास वेरिएबल यूज हो पा रहे हैं, और क्लास का कर्ली ब्रैकेट जहां खुला और जहां बंद हुआ पूरे प्रोग्राम में कहीं भी स्टैटिक वेरिएबल यूज हो पा रहे हैं। और इसका एंड क्या है, अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए तब तक ये जिंदा रहेंगे। ठीक है। फिर लोकल वेरिएबल विद इन द ब्लॉक ऑफ इट्स डिक्लेयर। जहां पे डिक्लेयर हुए हैं जिस ब्लॉक में, उसी में लोकल वेरिएबल यूज हो सकते हैं। और इनका क्या है, अंटिल द कंट्रोल लीव द ब्लॉक। जैसे फॉर के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो जब तक फॉर लूप चल रहा है तब तक वो वेरिएबल जिंदा है, और जैसे फॉर लूप से बाहर गए वो वेरिएबल एंड हो गया। तो लोकल वेरिएबल का एंडिंग सिर्फ उसका ब्लॉक होता है। ठीक है। तो ये तीन तरीके के हैं, और बहुत अच्छी अच्छी ये सब स्लाइडें हैं। एक बार खाली देखना है आपको अपने आप से कि क्या हमने समझा, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम ये सब आपको दिखा सकें। थोड़ा छोटा हो गया है लेकिन मैं आपको पढ़ पढ़ के बताता हूं। देखिए ये फंक्शन प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल लिया गया, जैसे ये आपने काउंटर नाम की क्लास बनाई, कर्ली ब्रैकेट खोलते ही जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक वेरिएबल स्टैटिक से डिक्लेयर होते हैं, एक वेरिएबल विदाउट स्टैटिक डिक्लेयर होते हैं। जो स्टैटिक से डिक्लेयर होते हैं इन्हीं को क्लास वेरिएबल कहा जाता है, क्लास वेरिएबल। और जो विदाउट स्टैटिक डिक्लेयर होते हैं इनको इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, हाथ कांपता है। ओके, अब जरा यहां पर दिखाते हुए मैं देखो एरो लगाए गए हैं। स्टैटिक के आगे देखो ये एरो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल।
इसी को क्लास वेरिएबल कहा जा रहा है। और इसके आगे लगाया गया है num2 के आगे इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। उसके बाद ये तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन है, ऐसे वर्ड इनपुट भी हो सकता है, वो भी एक फंक्शन है, वर्ड कंप्यूट भी हो सकता है, वो भी एक फंक्शन है। तो किसी फंक्शन के गोल वाले ब्रैकेट में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो ये जो जैसे ये लिखा है द नेम एंड मेथड पैरामीटर आर नोन कलेक्टिवली एज अ मेथड सिग्नेचर। ये तो डेफिनेशन बता दी गई। फंक्शन सिग्नेचर की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन का नाम और उसके गोल वाले ब्रैकेट में जो पैरामीटर लिस्ट होती है, इसको पूरे को मिला के फंक्शन सिग्नेचर कहा जाता है। लेकिन इसकी एक डीप डेफिनेशन हमने और बताई है। फंक्शन सिग्नेचर का मतलब है हाउ मेनी आर्गुमेंट प्रेजेंट इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट एंड विच डेटा टाइप दे आर। ये इसकी डीप डेफिनेशन भी हमने बताई है आपको। नेम से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद स्टार्ट ऑफ द मेथड स्कोप। ये फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट कहां खुला? ये खुला है, तो यहां से ये इसका स्कोप चालू हुआ। फिर उसके बाद अब देखो यहां पे बाइट a इक्वल टू 1 डिक्लेयर किया, तो इसको क्या कहा जा रहा है? ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है और जैसे फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट का एंड हुआ गायब। उसके बाद दूसरा वेरिएबल देखो, अब देखो दूसरा हमने लूप खोला है तो लूप का ये कर्ली ब्रैकेट चालू हुआ, तो स्टार्ट ऑफ इनर स्कोप। तो नेस्टेड स्कोप का जो बात थी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कर्ली ब्रैकेट मिल रहा है तो वो नेस्टेड स्कोप है। तो यहां पर इसको व्हाइल लूप को जो कर्ली ब्रैकेट खोला गया वो इनर लूप, इनर स्कोप कहा जा रहा है। उसके बाद देखो व्हाइल लूप के अंदर भी बाइट बी नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, तो ये क्या है? लोकल वेरिएबल। तो देखो ये भी लोकल वेरिएबल है और ये भी लोकल वेरिएबल है, लेकिन ये यूज इनका लाइफ टाइम क्या है? जिस ब्रैकेट के अंदर हैं जब तक वो ब्रैकेट चल रहा है, जैसे लूप चल रहा है तो ये आपका बी नाम का वेरिएबल अलाइव है, और जैसे ये व्हाइल लूप से बाहर गए तो बी खत्म, लेकिन ए अभी भी अलाइव है। और जैसे ये इस फंक्शन से बाहर गए वैसे ये आईएनटी ए भी, बाइट ए भी गायब हो जाएगा। ठीक। और फिर एंड ऑफ इनर लूप, ये कर्ली ब्रैकेट बता दिया गया। और यहां क्या बताया गया? एंड ऑफ मेथड, ये फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। और ये एंड ऑफ क्लास, ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। तो आई थिंक अब स्कोप ऑफ वेरिएबल जान गए होंगे आप लोग, मेथड या वेरिएबल जो भी है। बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? नो सर। नो सर। अब ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। इसके बाद हम टॉपिक छोटा सा है उसको ले रहे हैं, लाइब्रेरी क्लासेस। एमसीक्यू इसके दोनों के मिक्स करके हम पढ़ा देंगे। लाइब्रेरी क्लासेस, इसके अंदर से भैया बच्चों बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक है, सिलेबस में देखा होगा आई थिंक। तो देखिए लाइब्रेरी क्लासेस में जावा क्लास लाइब्रेरी, इसके बारे में जानिए क्या है। अ क्लास लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना, अ क्लास लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस दैट वी यूज व्हेन डेवलपिंग प्रोग्राम। जावा के पास पूरी एक पैकेज है, पूरी लाइब्रेरी है, ठीक है। और उसको अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस लाइब्रेरी या उस पैकेज को अपने प्रोग्राम में लाकर उसके अंदर डिफाइंड मेथड्स और फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। मतलब दो चीजें हैं, देखो हम यहां प्रोग्राम लिख रहे हैं और इसका कोई दूसरा फोल्डर बना पड़ा है लाइब्रेरी क्लास नाम से, हम उससे कुछ मेथड यूज करना चाहते हैं, math.sqrt या सबस्ट्रिंग फंक्शन, तो उस पैकेज को अपने प्रोग्राम में हम लाएंगे जिससे कि उसके फंक्शन वगैरह को हम अपने इसमें यूज कर सकें। तो हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? ये तो हमारा प्रोग्राम है और ये आपका लाइब्रेरी क्लासेस वाला हिस्सा है। तो लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, पैकेज के बारे में एक तरीके से पढ़ रहे हैं। द लाइब्रेरी क्लासेस आर नॉट पार्ट ऑफ जावा लैंग्वेज पर जावा लैंग्वेज बट वी रियली, क्या लिखा है? रियली लिखा है ना, ऑन देम हैवली। मतलब लाइब्रेरी क्लासेस जावा के प्रोग्राम का रिलाई, हाँ रिलाई ऑन देम हैवली। यहां पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये आपका लाइब्रेरी क्लासेस जो होती है वो जावा के प्रोग्राम का कोई हिस्सा नहीं होती है, उसको हम लोग खाली इंपोर्ट कर लेते हैं जब भी हमें जरूरत होती है उस लाइब्रेरी क्लासेस या पैकेज की, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। उसके बाद वेरियस लाइब्रेरी क्लासेस वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम सच एज सिस्टम, स्कैनर, रैंडम, मैथ के फंक्शन, है ना। तो ये आपकी लाइब्रेरी पैकेज की क्लासेस हम लोग यूज करते हैं।
other class libraries can be obtained through third party vendors or you can create them yourself। यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है कि जावा एक वाइड एरिया है, काफी बड़ी लैंग्वेज है और ये ओपन सोर्स लैंग्वेज भी कही जाती है। यानी कि अगर आप प्रोग्रामर हो और आपको कोई जावा लैंग्वेज में प्रॉब्लम लग रही है, प्रॉब्लम नहीं भी लग रही, कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि उसका सोल्यूशन आपको लगता है कि हम अपना कोड लिखकर दे सकते हैं, तो अपना कोड बनाओ और इनका जो जावा की वेबसाइट है मेन, उस पर जाके उस कोड को अपलोड करो। तो जावा के जो ओनर्स लोग हैं या उनकी जो टीम है उस कोड को देखेगी, अगर उसको लगा कि हाँ ये चीज प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे रही किसी समस्या का, तो वो जावा के नेक्स्ट वर्जन में उसको चेंज करवा देंगे। अपना भी यानी सजेशन आप दे सकते हैं, ये प्राइवेट वाला चक्कर नहीं है। तो सर आपको उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं? फिर उसके बाद क्लासेस मस्ट बी इंपोर्टेड इनटू द प्रोग्राम। क्लासेस जो भी आप यूज करते हैं लाइब्रेरी क्लासेस, वो अपने प्रोग्राम में आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद मैंने टाइम नहीं देखा यार और ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया। 5 पेज है ना, 5 पेज इनका तो क्लास चला जाएगा। बच्चों बताओ कंप्लीट कर दें या अगले क्लास में रखें? सर कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ऐसा जज्बा होना चाहिए। आप इनका क्लास चाहे वहीं पे ले लीजिएगा जब तक हम यहाँ क्लास ले रहे हैं। कुछ पूछ लो, अगर ये ना पढ़ना है तो कुछ भी पूछ लो जाकर सर से। देखिए जावा लाइब्रेरी में जावा हैज प्री डिफाइंड क्लासेस दैट कंसिस्ट ऑफ द बेसिक लैंग्वेज क्लासेस इन जावा ऑर्गेनाइज इन अ क्लास लाइब्रेरी। जावा के पास बहुत प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं जावा के पास, जिसको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड या यूज कर सकते हैं। अब पैकेज क्या है? अब पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ, ये देखो ये पैकेज की डेफिनेशन है, पूछी जाती है। अब पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड क्लासेस इन द जावा लाइब्रेरी क्लास लाइब्रेरी। तो पैकेज में बहुत सारी प्रीडिफाइंड क्लासेस का कलेक्शन होता है जावा के लिए। एग्जांपल के लिए java.lang कंटेन्स क्लासेस सच एज ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और सिस्टम। तो इसको आप जानते हो, मैथ का भी इसमें है ना। तो मैक्सिमम चीजें सब java.lang में, जैसे कि मैथ क्लास के जितने फंक्शन हैं सब java.lang में हैं, स्ट्रिंग क्लास के जितने फंक्शन हैं सब java.lang में हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी आप system.out.println लिखते हो सब java.lang में ही होता है, जितने ऑपरेटर होते हैं सब java.lang में होते हैं, सब java.lang में, जितने कीवर्ड्स हैं सब java.lang में हैं। बहुत भारी और बड़ा पैकेज है ये। और जैसे यहां पर एक और पैकेज बता दिया गया AWT, ये एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट कहा जाता है। ये ग्राफिक्स के लिए, जावा में कोई बटन बनाना चाहते हो, कोई मेनू बार बनाना चाहते हो, कोई स्लाइड बनाना चाहते हो, तो सर्कल बनाना चाहते हो, तो ये AWT पैकेज यूज कर सकते हैं ग्राफिक्स के लिए स्पेशली। ये देखो बटन वटन दिया गया, टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। अब जरा देखिए, अच्छा पेज लग रहा है बच्चों? स्लाइड अच्छी लग रही है? यस सर, यस सर। मैंने इसीलिए लिया। देखो जावा लाइब्रेरी में ये आप, क्योंकि पैकेज के नाम भी पूछे जा सकते हैं ना, तो देखो java.lang, java.util, net और AWT, 4 पैकेज का यहां पर डिस्क्रिप्शन लिया गया है। उसके बाद जरा देखो java.lang में क्या क्या बताया गया। मैथ क्लास के फंक्शन होते हैं और सिस्टम के जितने भी प्रिंटिंग इंटिंग टाइप के फंक्शन है वो सब इसी में है। ये प्रोग्राम फॉर लैंग्वेज सपोर्ट, जो भी हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं उसके सपोर्ट के लिए java.lang सबसे सर्वोपरि है। उसके बाद यूटिल में देखो हम लोग सिर्फ इस पैकेज को जानते हैं, स्कैनर क्लास, प्रीडिफाइंड क्लास में स्कैनर को जानते हैं कि ये इसमें यूटिल में होती है। स्टैक क्लास भी इसी के अंदर होती है, जिसको एडवांस लेवल पे आप सीखोगे। फिर नेट, java.net जो होता है ये नेटवर्किंग के लिए, जब जावा से कोई एप्लीकेशन चल रही है बहुत सारी और कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो नेटवर्किंग का भी यूज कर सकते हो। वेबसाइट URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, इनका यूज कर सकते हो। ऐसे AWT में आपका बटन्स और पैनल कोई बनाना है, जैसे ये विंडो पूरी बनी है, ये आपका AWT में। तो सिर्फ नॉलेज के लिए कि हाँ ऐसा होता है, ये पैकेज के नाम है। अब इंट्रोडक्शन टू रैपर क्लास, उसमें हेडिंग्स अगली यही थी, इंट्रोडक्शन टू रैपर क्लास, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। तो देखिए
जावा प्रोवाइड्स 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप। 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा में होते हैं ना, सबको याद है, अभी अभी डिस्कस किया था इसकी पहली वाली क्लास में। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, 8 होते हैं। ओके, और जावा प्रोवाइड्स रैपर क्लासेस फॉर ऑल द प्रिमिटिव डेटा टाइप। जितने ये 8 हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप बताए, सबकी अपनी रैपर क्लास होती है, सबकी अपनी रैपर क्लास होती है। अब रैपर क्लास क्या है? अ रैपर क्लास इज अ क्लास दैट इज रैप्ड अराउंड अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी कि रैपर क्लास वो क्लास होती है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए बनाई जाती है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप उसी के अंदर बंद होते हैं, या उनके सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वर्किंग उसी क्लास के अंदर बंद, रैपर क्लास के अंदर बंद होती है। रैपर क्लास आर पार्ट ऑफ जावा डॉट लैंग। रैपर क्लास कहां है? जावा डॉट लैंग में है। सो टू यूज देम देयर इज नो इंपोर्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। जावा डॉट लैंग अकेला ऐसा पैकेज है जिसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, इसलिए रैपर क्लास को हमें कहीं इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो जावा डॉट लैंग में है, सारी यूज कर लो। तो इंटीजर लिखते हो, फ्लोट लिखते हो, ये सब। अब देखो ये रैपर क्लास हो गई। ये स्लाइड कैसी है? अब देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका बुलियन, बाइट, कैर, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, ये सारे हैं। तो इनकी ये सब रैपर क्लास है। डिफरेंसेस समझने की कोशिश कीजिए। जो डेटा टाइप है उसकी रैपर क्लास का पहला लेटर बड़ा होता है, कैपिटल होता है। तो यहां पे बाइट है, यहां पे बी देखो बड़ा है, यहां पे कैर है, यहां पे कैरेक्टर है, ठीक है, सी बड़ा है। अब यहां पे जो याद रखने वाली बात है वो खाली 2 डेटा टाइप में याद रखने वाली बात है। देखो सबका सब सेम है, बस कैरेक्टर का और इंटीजर का। ये पूरा ये शॉर्टकट देखो डेटा टाइप का नाम है, लेकिन रैपर क्लास का नाम पूरा फुल है। रैपर क्लास का नाम पूरा फुल है, इतना ही खाली याद रखना है आपको। बच्चों रैपर क्लास देख लिया क्या है? यस सर। यस सर। उसके बाद अब जल्दी जल्दी हम कराए दे रहे हैं। अब देखो ये लेटेस्ट टॉपिक है जिसके हमारे सब परेशान रहते हैं। हाँ, और आज और बता दें आपको, इसका एक क्वेश्चन मिलना है, मिलना है, मिलना है। लेकिन ये ऑटो बॉक्सिंग क्या है, अनबॉक्सिंग क्या है, ये जरूरी नहीं है। उसके रनिंग स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। देखो वैसे हमने कई पेपर्स में हमेशा एक्सप्लेन किया, लेकिन यहां पे टॉपिक चल रहा है तो इसको और कायदे से देखिए। जावा प्रोवाइड्स बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग कन्वर्जन दैट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट बिटवीन प्रिमिटिव टाइप वैल्यू एंड टाइप रैपर ऑब्जेक्ट। अब जैसे आज ही के क्लास में 4 से 5 में एक क्वेश्चन आया था कि ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का, कि उसमें बॉक्सिंग के बारे में पूछा था कि ये क्या करता है। तो ये प्रिमिटिव से क्लास ऑब्जेक्ट में, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, लेकिन रियल में ये बोथ काम करता है, दोनों में। यानी इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा यही कहोगे प्रिमिटिव से रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका याद रखेंगे आप। फिर अ बॉक्सिंग कन्वर्जन कन्वर्ट्स अ वैल्यू ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। तो देखो ये साफ साफ ये पढ़ा रहा हूं मैं, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है या मिलता है। कई सारे स्कूल्स में ये क्वेश्चन, ये वाली लाइन यूज की गई। तो अगर ढंग से आपने यहां पे पढ़ा है तो आपको पता होगा। यहां पे प्रिमिटिव से रैपर क्लास ऑब्जेक्ट की बात करी जा रही, करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम रैपर क्लास उसका बॉक्सिंग का होता है। फिर अनबॉक्सिंग में देखो क्या है, कन्वर्जन कन्वर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ रैपर क्लास टू अ वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा। तो बोथ काम कर रही ना, दोनों काम हो रहे हैं। बस बॉक्सिंग का मतलब है प्रिमिटिव से रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में, और अनबॉक्सिंग का मतलब है रैपर क्लास ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में। ठीक, उसके बाद देखते हैं दिस कन्वर्जन आर परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली और कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ऑटो अनबॉक्सिंग अपने आप होता है ना, तो दोनों ऑटो हैं, या बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कह लो। ठीक है, आप जरा इस स्लाइड से आप आराम से पहचान जाओगे। देखो इस स्लाइड को अगर आंखों में बसा लिया तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये सब क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? रैपर क्लास है। तो देखो
प्रिमिटिव डेटा टाइप से अगर आप रैपर क्लास में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये क्या है, बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग है, और अनबॉक्सिंग नहीं है, ऑटो बॉक्सिंग है या बॉक्सिंग है। और अगर रैपर क्लास से आप वापस प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये अनबॉक्सिंग है। इस पिक्चर से आप लोग क्लियर कर पा रहे हो, याद हो गई डेफिनेशन? यस सर। सर गुड। अब ये वीडियो लंबी हो गई, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई जो आपके एमसीक्यू में काम आने वाली हैं। अब मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, एग्जाम्पल भी लिए हैं, सब मिलेगा ग्रुप पे। अब देखो ये 2 क्या है, इंटीजर है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेने की कोशिश की गई। 2 क्या है, आईएनटी वैल्यू है, और इसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का क्या कहते हैं, बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग। और अब देखो यहां पर ए आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ए आपका क्या है, रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसमें हम 5 ऐड करके किस में स्टोर कर रहे हैं, आईएनटी में। तो ये क्या है, अनबॉक्सिंग या ऑटो अनबॉक्सिंग है। तो ये सबसे छोटा एग्जांपल है, और इसमें हमने कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज नहीं किया है। डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकता है बच्चों, बच्चे पूछते हैं ना कि ये कहां यूज होता है, कहां देखने में, तो आप डायरेक्ट यहां पर यूज कर सकते हो ऐसे भी, लेकिन इसके प्रीडिफाइंड फंक्शन भी होते हैं। तो आई थिंक मैंने लिया है उनको, अगर लिया है, हाँ देखो बहुत अच्छा लिया है, किसी अच्छे भाई की हमने एक स्लाइड चुरा ली है ना, सॉरी चुरा नहीं ली, मतलब ले ली है पूछ के। तो ये देखिए यहां पे देखिए, ये प्रिमिटिव टू रैपर क्लास, यहां रैपर क्लास टू प्रिमिटिव। ओके, अब जरा समझो ये INT i इक्वल टू 100 लिखा है, इसका मतलब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। और इसको अगर हम रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में बदलना चाहते हैं यूजिंग फंक्शन का यूज करके, तो देखो इंटीजर जे लिया है, तो जे क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्या है, रैपर क्लास है। अब यहां पे फंक्शन क्या है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का यूज करके आप इंटीजर वैल्यू को इंटीजर रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये इंटीजर है, ऐसे फ्लोट होता तो फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ हो जाता है, डबल होता डबल डॉट वैल्यू ऑफ, लॉन्ग होता तो लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ। बच्चों ये बात क्लियर हो पाई? यस सर। यस ये चीज, उसके बाद आप ये तो कर ही सकते हो, लेकिन यहां पर डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे ये प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करके दिखाया गया, और ये आपका जो है डायरेक्ट आई को ए बी में स्टोर करा दिया गया, तो जो कि पहली की स्लाइड में हमने दिखाया था डायरेक्टली वाला। सेम एज यहां पे देखिए रैपर क्लास टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब देखो यहां पर क्या है, इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और आपका 10। तो ये इतनी लंबी लाइन को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, इतनी लंबी लाइन को डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते थे, इंटीजर, ये सही नहीं दिख रहा होगा, इंटीजर आई इज इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पूरी फुल लाइन है, क्योंकि क्लास है तो उसका कंस्ट्रक्टर भी तो होगा। जब भी उस किसी क्लास के आगे न्यू लगता है तो उसके आगे जो भी फिर से उसी क्लास का नाम अगर आता है तो एक कंस्ट्रक्टर है। तो ये कंस्ट्रक्टर इसका इंटीजर क्लास का है, जो ये 10 इनिशियलाइज कर रहा है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इनिशियलाइज करना। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो आई के अंदर 10 स्टोर कर रहा है। उसके बाद अब देखो, अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया है ना, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में। अब इसको हमें क्या करना है, वापस रैपर क्लास से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन है आपका इंट वैल्यू। ऐसे फ्लोट वैल्यू होता है, डबल वैल्यू होता है, लॉन्ग वैल्यू होता है, ऐसे यहां पर इंटीजर वैल्यू है तो इंट वैल्यू फंक्शन है। तो देखो हमने क्या किया, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो INT AB इज इक्वल टू आई डॉट, आई ये ऑब्जेक्ट है, डॉट इंट वैल्यू लिख दिया। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू ये है, ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर AB में स्टोर हो जाएगी। इस लाइन का ये मतलब है। और अगर आप चाहते हो डायरेक्टली, तो डायरेक्टली वाला ये लाइन भी है, ठीक है। अब हमने आपको वैल्यू ऑफ भी पढ़ाया है, आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये वाली लाइन है, INT
ए बी इज इक्वल टू, और आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ और यहां पर आप आई लिख दो, तो ये भी लाइन यूज कर सकते हो। तो अब बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। किस रूप में मिलेगा ये वो लोग जाने, लेकिन ये मिलेगा ही मिलेगा। ये एक क्वेश्चन के लिए हमने इतनी मेहनत करी कि आप लोगों को, सर हाँ सर आपने मिटा दिया। अरे क्या पूछना हो था गया? सर पूछना था सर, आपने दोनों साइड सर इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखा था सर, तो हम लोग कैसे बच रहा है कौन सा बॉक्सिंग का है कौन सा अनबॉक्सिंग का है? अरे उसको भूल जाओ, ये तरीका भी है ना, अगर कंफ्यूजन जहां हो उसको छोड़ दो, वो भी तरीका है ये भी तरीका है। वो वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज करना चाह रहे थे, इस वजह से हमने दिखाया। वैल्यू ऑफ फंक्शन में अगर आप इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखते हो, इसका मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कोई है जिसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो आप लिख सकते हो। लेकिन आप यहां पर ये दो एग्जांपल दे देंगे और मेरी जो पीडीएफ फाइल पड़ी है उसमें भी यही दोनों एग्जांपल लिखेंगे, डायरेक्ट वाला और यूजिंग फंक्शन वाला, दोनों आप यूज कर सकते हो। ओके सर। हाँ, आई थिंक ये हो गया है टॉपिक, देख लेते हैं। 2 पेज बचे हैं, अच्छा उसमें उसी टॉपिक में ये भी था, और इसका भी एक क्वेश्चन पक्का सा मिलता है थ्योरी पार्ट में, कंपोजिट डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। इसमें कंपोजिट डेटा टाइप बता रहे हैं, दो तरह के डेटा टाइप हैं, प्रिमिटिव और कंपोजिट, नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव को ही कंपोजिट डेटा टाइप बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव को ही रेफरेंस डेटा टाइप बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव को ही आपका डिराइव डेटा टाइप बोलते हैं। फिर से ध्यान दो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, कंपोजिट डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप और डिराइव डेटा टाइप, ये 4 नाम है इसके। अब देखो देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। और जावा, यहां से एक क्वेश्चन मिलना है आपको, जावा अलाउ अस टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज सच डेटा टाइप आर कॉल्ड कंपोजिट डेटा टाइप या यूजर, हाँ 5वां नाम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, 5वां नाम है इसका। तो देखो ये डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट डेटा टाइप, क्या कहोगे डेफिनेशन में, ये पूरी डेफिनेशन है। Java allow us to create a new data type using combination of primitive data type. Or such data type are called composite data type. Just as variable can be declared of any primitive data type, similarly we can declare variable of composite data type. जैसे अन्य वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ऐसे कंपोजिट डेटा टाइप भी विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो एग्जांपल के रूप में ये देखिए कितनी अच्छी स्लाइड ली है हमने आपके लिए, ये देखिए, ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में देखो न्यूमेरिक है, और न्यूमेरिक में 2 तरीके के, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है, और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट और डबल, डबल और फ्लोट, ये है। और नॉन प्रिमिटिव में आप देख पा रहे होगे, नॉन प्रिमिटिव में आपका स्ट्रिंग लिया गया है, एरे लिया है और यूजर डिफाइंड क्लास। और यहां पर एक एग्जांपल है इंटरफेस, इंटरफेस भी आप यहां पर जोड़ सकते हो। तो देखो नॉन प्रिमिटिव अगर आप याद कर लो तो बाकी सब बचा हुआ प्रिमिटिव, बच्चा बाकी सब प्रिमिटिव, ये नॉन प्रिमिटिव खाली याद कर लो, 4 हैं एग्जांपल, क्योंकि ये पहचानने के लिए भी आते हैं, ये पहचानने के लिए भी आते हैं। ओहो, अब प्रिमिटिव में 2 और रह गए थे, न्यूमेरिक में तो ये हो गए, और नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर और बुलियन आता है, ये भी छोड़ दिया ना हम लोगों ने, टोटल 8 हैं, नहीं छोड़ा, पकड़ लिया। तो देखो हो गया आपका ये क्लास। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो आपको आना चाहिए, शुरू में नहीं आया था, नो यही आखिरी पेज है। हाँ, प्रिमिटिव और कंपोजिट डिफरेंस अगर आता है तो बहुत कुछ आता है। देखो, प्रिमिटिव आर द फंडामेंटल डेटा टाइप
that are represented by keyword normally byte short int long char boolean. अब देखो इधर कंपोजिट डेटा टाइप आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और एंड मे हैव एनी नेम डिफाइंड बाय द यूजर, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहे जाते हैं। अरे एनी नेम का मतलब एरे का ए बी सी डी जो नाम रखना चाहो रख लो। और वेरिएबल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर्स वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप, जो इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप। और वेरिएबल ऑफ कंपोजिट डेटा टाइप स्टोर्स रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, वो एड्रेस स्टोर करता है, ये वैल्यू स्टोर करते हैं। अब देखो यहां पे छोटा सा मैं बता दूं, जैसे INT A लिखा आपने और इक्वल टू 10 लिखा, तो यहां पर एक वेरिएबल है और उसमें 10 स्टोर है और उसका एक रेफरेंस होगा, यानी मेमोरी होगी, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज टाइप की समझ लीजिए, ये आपका रेफरेंस है, मेमोरी है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप ये 10 स्टोर करते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ये 1001 जैसे हमने लिख दिया इसका रेफरेंस, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो ये रेफरेंस स्टोर करते हैं। और रेफरेंस अगर है, जैसे तुम्हारा एड्रेस हमें मालूम है तो तुम तक पहुंच जाएंगे ना, तुम वैल्यू हो, और तुम्हारा एड्रेस अगर हमें मालूम है तो उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है। उसके बाद इट कैन स्टोर्स ओनली वन टाइप ऑफ वैल्यू, अगर इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। यहां कह रहे हैं इट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग का एरे बना लें अगर, तो उसमें जो चाहो वो स्टोर करो, वो अलग बात है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे का है। और यहां पर द साइज ऑफ प्री डिटरमाइंड, हाँ, और यहां पे प्री डिफाइंड साइज इज नॉट प्री डिटरमाइंड। तो बच्चों आई थिंक ये हो गया है और आप लोगों ने बहुत साथ दिया और हमारे 2 टॉपिक आज आपने पूरे करवा दिए। अब आपका कोई खास टॉपिक नहीं बचा, लेकिन फिर भी एक लूप टॉपिक है जिसकी छोटी मोटी थ्योरी 9 से पढ़ते चले आ रहे हो, और हमें जैसा भी मौका मिलेगा हम उसकी भी थ्योरी इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, MCQ क्वेश्चन इसके रह गए हैं, लेकिन ये जो आपने पढ़ लिए ना MCQ सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है और आप लोग मेहनत करते रहिए, गैपिंग ना कीजिए, 100 में 100 लाना है इस पेपर में। थैंक यू वेरी मच।